हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जल प्रणाली। ठीक है, तीसरा लेसन चल रहा है, तीसरा पार्ट चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बना चुके हैं, उन वीडियोस को जाके आप देख लीजिएगा। तीसरे पार्ट का नाम है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। तो प्राकृतिक संरचना में भारत और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना दोनों देख लिया है। ठीक है, अब हमको देखना है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब जल प्रणाली। तो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि भारत और ब्राजील की जल प्रणाली के बारे में लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि भारत और ब्राजील की जो जल प्रणालियां हैं उनके बारे में लोग क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर आकृति जल प्रणाली अगर हम लोग देखें तो आकृति 3.3 और 3.4 को देखने के लिए कहा गया है। आकृति नंबर 3.3 और 3.4 इनको देखने से क्या समझ में आता है देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3.3 है। ठीक है, ये क्या है, ब्राजील का मानचित्र है जल प्रणाली का। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी के मामले में, लंबाई के मामले में तो नहीं है, लेकिन पानी धारण क्षमता में सबसे बड़ी नदी में अमेजन नदी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो ये अमेजन नदी, फिर या जुरुका नदी, जीगू नदी और अरागुआ नदी, ये सारी नदियां क्या है, अमेजन की सहायक नदी। ये सारी नदियों का पानी जो है वो अमेजन नदी में जाके क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांको नदी है, निग्रो नदी है, जापुरा नदी है, ये सारी सारी नदियां आके क्या है, अमेजन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया कि अमेजन नदी जो होता है साल के 12 महीने क्या होता है, पानी से भरा होता है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, अगर हम लोग पश्चिम में बात करें 1300 किलोमीटर। और जैसे जैसे वो मराजो द्वीप अर्थात पूर्व की तरफ जाता है, जब दोनों उच्च भूमि एकदम करीब आ जाती हैं, ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि जब एकदम करीब आ जाती है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर और बाद में जाकर 150 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, और जैसे मराजो द्वीप के पास पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारी मतलब जल वितरिकाएं तैयार हो जाती है। नदियां बहुत अलग अलग भागों में आती बढ़ जाती है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नदी पानी का, अमेजन नदी का जो वेग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो नदी का वेग है वो कितना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी रुकता ही नहीं है और पानी डायरेक्ट मतलब अटलांटिक महासागर में जाता है। तो ये सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर कोई नदी है जो समुद्र में सबसे ज्यादा मीठे पानी को प्रभावित करता है तो अमेजन नदी है। बहुत अधिक मात्रा में मतलब यहाँ पर मीठे पानी को क्या करता है, वो अटलांटिक महासागर में प्रभावित करता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो अमेजन नदी का जो जंगल है वह साल भर क्या होता है, हरा 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 होता है। और विश्व को लगभग लगभग 20% से ज्यादा ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, 20% ज्यादा जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है, ये अमेजन के जंगलों से ही मिलते हैं। तो इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। जो अमेजन का जंगल है उसको विश्व का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे, जिसे मैंने यहाँ पर बताया कि अमेजन नदी जो है पानी के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। उसी तरह अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि सबसे बड़ी नदी लंबाई के मामले में कौन है। ठीक है, और बच्चों ये जो अमेजन नदी है इसके बारे में थोड़ा सा एडवांस बताना चाहूंगा कि अमेजन नदी जो है वो 8 अलग अलग देशों से जाके मिलती है। मतलब 8 अलग अलग देशों से जुड़ी हुई है। मतलब अमेजन नदी का फैलाव इतना ज्यादा है कि वो 8 अलग अलग देशों से मिला हुआ है। जैसे ब्राजील हो गया, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुयेना हो गया, सूरीनाम हो गया। ये जो 8 देश हैं, इन 8 देशों से अमेजन नदी मिला हुआ है। और बहुत बार ऐसा प्रश्न उठता है कि अमेजन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि अमेजन नदी का जो उद्गम है वो पेरू देश में एक एंडीज पर्वत है। ठीक है, पेरू देश यहाँ पर है बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में बताया पेरू देश यहाँ पर है। पेरू देश में एक एंडीज पर्वत है, उस एंडीज पर्वत से ही अमेजन नदी का उद्गम हुआ है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। ठीक है बच्चों, और ये अमेजन नदी की जो लंबाई है ना, ये हमारे भारत की जो गंगा है उस गंगा से तिगुना है। मतलब हमारी गंगा से 3 गुना अधिक लंबाई अमेजन नदी की लंबाई। साहब लगभग बता रहा हूँ, ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लगभग 3 गुना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझो समझे जी। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी नदियां देखा। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर में
तो कौन सी प्रमुख नदी है? तो उत्तर में अमेजन नदी क्या है? प्रमुख नदी है। अगर हम लोग बात करें पश्चिम में, पश्चिम दक्षिण में, तो बच्चों यहाँ पर आपको पराग्वे पराना दिख रहा है आपको? पराग्वे पराना नदी, ये जो है पश्चिम भाग में पानी की आपूर्ति करते हैं। मतलब पश्चिमी इलाके में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं पराग्वे और पराना नदी है, ये दोनों नदी है पश्चिम भाग में। अगर हम लोग पूर्व की तरफ जाएंगे बच्चों, पूर्व में सायो फ्रांसिस्को दिख रहा है आपको? ये सायो फ्रांसिस्को नदी पश्चिम भाग, पूर्व भाग में। और ये जो नदी है वो पूरी की पूरी तरह से ब्राजील में ही है। ऐसा नहीं कि इसका थोड़ा सा हिस्सा ब्राजील में है और थोड़ा हिस्सा दूसरे देश में है, ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम लोग पराग्वे और पराना नदी की बात करेंगे तो इनका कुछ हिस्सा ब्राजील में है और कुछ हिस्सा यहाँ पर अर्जेंटीना नाम का देश है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना नाम के देश में वो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जिसकी बात मैं सायो सायो फ्रांसिस्को नदी कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी नदी अमेजन नदी में है। और ये पूर्वी इलाकों में जो अमेजन का मतलब मेन इलाका है, जहां पर अमेजन की जनसंख्या एकत्रित की गई है, एकत्रित हुई है, वहां पर सायो फ्रांसिस्को नदी एक अहम भूमिका निभाती है पानी के लिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है। इसको एकदम ध्यान से वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखते जाइएगा, आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो अब देख देते हैं कि जल प्रणाली। तो अमेजन की जल प्रणाली हमको सबसे पहले देखनी है। तो अमेजन की जल प्रणाली में 3 भाग में बांटा गया है। एक अमेजन अपोहा तंत्र, दूसरा दूसरा कौन सी प्रमुख नदियां हैं? कौन सी प्रमुख नदी बच्चों? यहाँ पर मैंने बताया ना, पराग्वे पराना नदी, पराग्वे पराना नदी का तंत्र, और तीसरी प्रमुख नदी है सायो फ्रांसिस्को। तो ये 3 नदी यहाँ पे याद रखिएगा, एक अमेजन नदी का मैदान, दूसरा पराग्वे पराना नदी और तीसरी सायो फ्रांसिस्को। ये 3 नदियां जो है ब्राजील की प्रमुख नदियों में से गिनी जाती हैं, इतना याद रखना बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अमेजन नदी के बाद बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर अमेजन नदी के बीच में से यहाँ पर से एक कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा। जैसे हमारे भारत में एक रेखा गुजरती कर्क, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से एक कर्क रेखा गुजरती है, आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ से भी एक कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के आसपास जो तापमान होता है बच्चों, कर्क रेखा के आसपास तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। साल के 12 महीने यहाँ पर जो मराजू द्वीप है या पारू नदी है, यहाँ पर साल के 12 महीने क्या होता है, वहां पर बारिश होती है, और जंगल यहाँ पर हमेशा हरे भरे होते हैं। ठीक है, और अमेजन नदी जो है ना बच्चों, वो यातायात, जल यातायात होता है ना, समुद्री नाव से जल यातायात के लिए बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम लोग इतना सारा चीज देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का क्लास। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3.3 तो आपने देख लिया, 3.3 आपको ब्राजील के लिए देखना है, 3.4 अगर आप देखेंगे तो भारत का है। देखो ये 3.4 कहाँ गया बच्चों? 3.4 सॉरी, ये 3.4 और 3.5 आएगा यहाँ पर। क्रम ब्राजील एवं भारत की नदियां दिखाई गई हैं। 2 ट्रेसिंग पेपर लेकर उन पर दोनों देशों क्रमशः गंगा और अमेजन नदी के मैदान को दिखाने वाले मानचित्र तैयार कीजिए। नदियों के मैदान का शीर्षक दीजिए। गंगा एवं अमेजन नदी के मैदानों पर एक तुलनात्मक टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना, गंगा नदी और अमेजन नदी के ऊपर एक टिप्पणी लिखती है। तो ये आपका काम है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके लिए नीचे दिए गए बिंदु का उपयोग कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं का उपयोग करके आपको क्या करना है, गंगा नदी और अमेजन नदी के बारे में टिप्पणी करनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग ब्राजील का देख ले, ब्राजील अपोहा तंत्र। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्राजील अपोहा तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ब्राजील अपोहा तंत्र का विचार करते समय ध्यान में आता है कि इस देश में 3 प्रमुख नदियों का मैदान है। ठीक है, 3 प्रमुख नदियों का मैदान है। तो पहला क्या है, अमेजन का मैदान, जो उत्तर दिशा में है। ठीक है ना, देखो अमेजन का मैदान, ठीक है, जो अमेजन का मैदान है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी नदियों को मिलाकर क्या मतलब अमेजन नदी का मैदान बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दक्षिण पश्चिम में पराग्वे पराना नदी अपोहा तंत्र। अगर हम लोग दक्षिण पश्चिम में आते बच्चों, देखो नीचे ना पराग्वे पराना नदी का मैदान, और उरुग्वे नदी भी आ जाती है जो दक्षिण इलाके से निकलती है, यहाँ से निकलेंगी ये, और बाद में तीनों की तीनों नदी कहाँ चली जाएंगी, अर्जेंटीना नाम के देश में, और बाद में अर्जेंटीना से होते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में वो तीनों नदियां चली जाएगी। ये तीनों नदी एक बार मिल जाती है एक दूसरे से, अर्जेंटीना में जाके तीनों नदियां क्या होती है, एक दूसरे को मिल जाती है, मतलब उनका मिलाप हो जाता है, और मिलने के बाद वो जाके कहाँ मिल जाती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। इसको याद रखिएगा बच्चों। तो दक्षिण पश्चिम में कौन से 2 नदियां हैं, पराग्वे और पराना नदी। और बच्चों अब बात कर लेते हैं ब्राजील उच्च भूमि, पूर्व की ओर सायो फ्रांसिस्को और तटीय नदियों की नदियां। सायो फ्रांसिस्को नदी मैंने बारे में बताया, सायो फ्रांसिस्को, और
और मैंने क्या बोला बच्चों कि तटीय प्रदेश की नदियां, तो इटापेक्रू और परानेवा ये क्या है, तटीय प्रदेश की नदियां, ये तट के समीप है ना, इन नदियों को तटीय प्रदेश की नदियां कहते हैं। तो तीन भागों में बांटा गया है, अमेजन का जो अपवाह तंत्र है या ब्राजील का जो अपवाह तंत्र है उसको तीन भागों में बांटा गया है। अमेजन नदी का मैदान, दक्षिण पश्चिम पराग्वे पराना नदी अपवाह तंत्र, और ब्राजील उच्च भूमि के पूर्व की ओर सायो फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश की नदियां। तटीय प्रदेश की नदियों के बारे में मैंने कौन सी दो नदी बताई हैं, इटापेक्रू और परानेवा नदी, ये तीनों तटीय प्रदेश की नदियां। आप मानचित्र एकदम अच्छे देखते जाइएगा, यदि आपको मानचित्र एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा तो आपको ये मेरा जो पूरा वीडियो में बना रहा हूँ ये सारी चीज समझ में आएगी। तो आपको मानचित्र से मित्रता होनी चाहिए, मानचित्र आपको समझ में आना चाहिए, मानचित्र आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी आपको भूगोल एकदम अच्छे से आएगा। चलो, अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला से पूर्वी ढाल पर हुआ है। मैंने पहले बता दिया कि अमेजन नदी का जो उद्गम हुआ है वो पेरू नाम का एक देश है, उसमें एंडीज पर्वत है, वहां से इसका उद्गम हुआ है, ऐसा बहुत लोग का कहना है। अमेजन में पानी के निर्वहन की मात्रा वृद्ध वृद्ध मतलब बहुत ज्यादा है, और पानी की मात्रा में विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 2 लाख घन मीटर पानी इतना क्या होता है, बहता है। सोचिए इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। इसलिए इन नदियों में ना मतलब वहां पर जब नदियां जाती है कहां पर, मेराजू द्वीप के पास, तो वहां पर मतलब डेल्टा प्रदेश की निर्मिति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां नदियों का वेग बहुत ज्यादा होता है, और नदियों का वेग ज्यादा होने की वजह से डेल्टा प्रदेश नहीं बन पाता है। इसलिए नदी के मुहाने पे अवसादों निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता। मुहाना मतलब जहां पर नदियां मतलब नदी और समुद्र का जो मिलाप होता है ना, जहां पर नदी और समुद्र मिल जाते हैं उसको कहते हैं नदी का मुहाना। क्या कहते हैं बच्चों, नदी का मुहाना। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे मेराजू द्वीप है ना, ये नदी का मुहाना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ जो अमेजन नदी है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका वेग बहुत ज्यादा है, और वेग ज्यादा होने की वजह से वहां पर नदी जो मतलब जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी या बहा कर लाई है वो सारी चीजों का निक्षेपण नहीं होता है, वो एक सारी चीज का उत्तर अटलांटिक महासागर में चल जाते हैं, और निक्षेपण कार्य न होने की वजह से वहां पर डेल्टा प्रदेश की निर्मिति नहीं होती है बच्चों, ये याद रखिएगा। इसलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता है। सामान्यतः नदियों के मुहाने के पास अनेक वितरिकाएं, वितरिकाएं बच्चों मतलब क्या होता है, देखो मैं बता दूं, जब नदी मुहाने पर पहुंचती है, जब भी नदी मुहाने पहुंचती है मतलब जो समुद्र से मिलने वाली होती है, तो वो अलग अलग टुकड़ों में क्या होती है, बट जाती है, ठीक है, अलग अलग कट जाती है। देखो अगर महाराजो द्वीप के पास देख रहे हो आपको छोटे छोटे पीले कलर दिख रहे हैं, ये क्या वितरिकाएं हैं, वो अलग अलग भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है, उसको वितरिकाएं कहते हैं। तो अमेजन नदी इस तरह वितरिकाओं में क्या होती है, बढ़ती है, ये याद रखना बच्चों। और इसके वितरिकाएं अमेजन मुहाने पर अनेक द्वीप तैयार होते हैं, जैसे मराजो द्वीप है। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप हैं। अमेजन नदी के मुहाने के पास की चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर है। जो अमेजन नदी का मुहाना है ना, जहां पर नदी समुद्र से मिलती है, वहां की जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हो 150 किलोमीटर मतलब जैसे आपका गांव है, तो आपके गांव से दूसरे गांव के बीच में ऐसा कौन सा गांव है जो आपके गांव से 150 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूरी आप बता सकते हो। सपोज जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र से अगर पुणे जाऊं, तो महाराष्ट्र से पुणे 150 किलोमीटर से भी कम है। तो सोचिए कितना चौड़ा रास्ता, मतलब कितनी चौड़ी नदी हो सकती है। और जब वो शुरुआत होती है पश्चिम में तो वो 1300 किलोमीटर है। तो सोचिए कितनी ज्यादा पानी का निर्वहन करती हो। समझा बच्चों यहाँ तक? चलो, पहला हमने देख लिया अमेजन नदी का अपवाह तंत्र। अब हम लोग देखने वाले हैं पराग्वे पराना नदी का अपवाह तंत्र, ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है बच्चों। ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है, सही बात है, नीचे आप देखते हैं, नीचे आएंगे और पश्चिमी इलाके में बहती हैं। ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जाके मिलती हैं। अब ये तीन दोनों नदियां निकलती, कौन सी, पराग्वे और पराना नदी। बच्चों देखो यहाँ पर पराग्वे दिख रहा है और पराना, ये दोनों नदियां निकलती हैं। फिर बाद में ये यूरुग्वे नदी, जो देखो तीनों नदियां जाके मिल गई, और बाद में अर्जेंटीना में, यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर अर्जेंटीना आएगा। यदि ब्राजील का मैप आपके पास होगा ना, तो यहाँ पर अर्जेंटीना रहेगा। तो अर्जेंटीना में प्लाटा नाम की नदी है, वो नदी में जाके मिल जाते हैं, और बाद में ये जो प्लाटा है अंत में जाके दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इन दोनों नदियों को ब्राजील की दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राजील की उच्च भूमि की दक्षिणी ढाल से जल पूर्ति होती है। मतलब इन तीनों नदियों को पानी कहां से मिलता है, तो ब्राजील की दक्षिणी ढाल से। ये तीनों नदियों को, चाहे पराग्वे हो या पराना हो या उरुग्वे हो, ये तीनों नदियों को पानी जो होता है वो ब्राजील के दक्षिणी इलाके से मिलता है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक मैंने दो प्रमुख
नदियों के बारे में बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ सायो फ्रांसिस्को, जो ब्राजील के पूर्व इलाके में, जो संपूर्ण नदी पूरी ब्राजील में है, जो सबसे पहले 1000 मीटर उत्तर की तरफ जाती है, फिर घूम के दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। इसके बारे में बहुत बताया मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में। यह ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का संपूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र ब्राजील सीमा में, सही बात, पूरा पूरा पानी जो है वो ब्राजील में ही रहता है, ऐसा नहीं कि दूसरे देश की सीमा से लगा हुआ है। ब्राजील उच्च भूमि के पूर्व भाग में यह जल ग्रहण क्षेत्र है, पूर्व भाग में यह पाया जाता है। इस भाग में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती। सबसे पहले ये नदी क्या होती है, 1000 किलोमीटर उत्तर जाती है, जो सायो फ्रांसिस्को है ना, 1000 किलोमीटर तो पहले उत्तर की तरफ जाती है और बाद में अचानक क्या करती है, टर्न ले लेती है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। इसके बाद पूर्व की ओर मुड़ जाकर अटलांटिक महासागर से मिलती है। सायो फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास 250 किमी लंबा हिस्सा केवल नौकायान हेतु योग्य है। मतलब सायो फ्रांसिस्को के जो मुहाना है, मतलब जब वो समुद्र से मिलता है तो मुहाने के पास 250 किलोमीटर जो लंबा तट है वहां पर नौकायान किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, नौकायान हेतु उपयोग किया जाता है। अब अंत में हम लोग देखने वाले हैं तटीय प्रदेश की नदियां। तटीय प्रदेश की नदियों के बारे में मैंने बताया था, जैसे इटापेक्रू नदी और परानेबा नदी। देखो इटापेक्रू और परानेबा ये तटीय प्रदेश की नदियां हैं, ठीक है, तट के करीब पाई जाती हैं। जो ब्राजील का पूर्वी तट है वहां पर ये नदियां पाई जाती हैं, ठीक है। और वहां पर आपको मालूम है ना क्या, विशाल कगार जो वहां पर व्यापारिक हवाओं को क्या करता है, रोकता है, और रोकने के बाद क्या करता है, वहां पर वर्षा होती है। तो तटीय प्रदेश की नदियों में उस तरह से पानी आता है। ब्राजील के तटीय प्रदेश में अनेक कम ऊंचाई वाली नदियां बहती हैं, बहुत कम ऊंचाई वाली नदियां हैं। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास होने के कारण यह नदियां महत्वपूर्ण है। अब आपको मालूम है ब्राजील का जो ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है वो ब्राजील के तटीय प्रदेश में रहती है, ठीक है, ब्राजील के तटीय प्रदेश में। और ब्राजील के तटीय प्रदेश में रहने वालों लोगों को जल की जो आपूर्ति है वह तटीय प्रदेश में पाई जाने वाली नदियों के माध्यम से की जाती है। इनमें परानीबा, इटापेक्रू, मैंने पहले ही बता दी कि परानीबा और इटापेक्रू ये दोनों नदियां उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक सागर में जाके बाद में मिल जाती है। उत्तर की ओर बहती है, बाद में देखो ना ये उत्तर की तरफ जा रही है, देखो इटापेक्रू और परानीबा उत्तर की ओर जाते बाद में उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके दोनों नदियां मिल जाती है। अच्छा यहाँ तो हुआ। और अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों की, दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों को पानी की आपूर्ति ब्राजील उच्च भूमि से होती है। मतलब जो दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ना दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो नदियां जाके मिलती है उनको पानी कहाँ से मिलता है, तो ब्राजील उच्च भूमि से उनको पानी मिल जाता है। पुरागु आकू नदी साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। मतलब ये साल्वाडोर के पास, साल्वाडोर का नाम स्थान है, वहां पर जाके सारी की सारी नदियां मिल जाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। जितना भी मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास किताब होना जरूरी है। यदि आपके पास किताब है और पेंसिल है, जो जो सारी चीजें मैं बताते जाऊंगा वो सारी चीजें आप क्या करेंगे, वहां पर लिखते जाएंगे। और मैं जो भी चीज बताऊंगा उसको ना आप मानचित्र से तुलना करने का प्रयास करेंगे। जब मानचित्र आप पढ़ने लग जाएंगे ना तो आपको ये सारी वीडियो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इसको एकदम अच्छे से कीजिएगा और आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आए। अगर आपको सारी चीजें पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना या समझाना पसंद आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी।